अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी दो मेहमान और दोनों आपके जाने पहचाने हैं। सबसे पहले हरी मोहन जी हैं और उनको हम देखा करते हैं उनके चैनल पे भी और सुना भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। और आरज़ू हमारे बहुत साथ बहुत जी थैंक यू सर। और हमारे साथ रोहित शर्मा हैं। रोहित भी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब चैनल भी है और ज़बरदस्त किस्म की अपने कमेंट्स भी देते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Namaskar. Thanks a lot for थैंक यू। calling. सबसे पहले हरिमोहन जी आपसे शुरू करती हूँ। ईरान और इसराइल के बीच में आप देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस तरफ की जो कंट्रीज हैं जो ईरान से ज़्यादा नज़दीक हैं, हमारे ऊपर क्या इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है जो देखिए, अटैक्स अगर चल रहे हैं? डायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ पड़ेगा, क्योंकि असलियत में बैटल ग्राउंड जो है ना, आपका और ईरान का जो बॉर्डर है उससे वेस्ट में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिक्स का जो फोकस है, वो ईरान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सा है। और थोड़ा बहुत जो था भी, और 2014 में जब यमन के अंदर सऊदी अरेबिया का वॉर शुरू हुआ और उस टाइम पर पाकिस्तान ने अपने आप को अलग रखा और ये कहा कि भाई हूती रिबल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो आर्मी नहीं भेजेगा। एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा। और जिस टाइम पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा, और उस टाइम पर पाकिस्तान ने, मैं मानता हूं, एक अच्छा स्टेप लिया कि पाकिस्तान ने ईरान को नाराज नहीं। अब भले ही आपने कुछ ग्रुप्स जो हैं उसके अगेंस्ट अपने देश में पाले हुए हैं और उसने आपके अपने देश में आपके अगेंस्ट कुछ ग्रुप्स पाले हुए हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ईरान का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या किसी तरीके का बहुत ज्यादा। इवन जो रईसी थे वो पाकिस्तान आए, 3 दिन का उन्होंने विजिट किया, और वो जो आपकी एक जो पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, उसे दोबारा से गैस स्टार्ट करने की पाइपलाइन, बात, गैस गैस पाइपलाइन। पाइपलाइन, वो गैस पाइपलाइन दोबारा से स्टार्ट करने की बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो एक अलग मैटर है कि आपने बनाई नहीं है, अमेरिका के दबाव में है, पाकिस्तान से अमेरिका ईरान को पैसे मिलेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता पाकिस्तान के पास क्या पैसे हैं जो ईरान को मिलेंगे। चलो फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान के पैसे ईरान तक पहुंच जाएंगे, ईरान जो है वो उससे अमीर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा और अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अमेरिका ने वो गैस पाइपलाइन बंद कर दी। लेकिन इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ईरान के बीच में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसे आप टाल ना सके। और रईसी ने आके वो जो छोटी मोटी बातें थी उसको भी न्यूट्रलाइज करने की काम बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया था, और ये बात बता दी थी कि ठीक है, पाकिस्तान जो है उसके साथ ईरान के रिलेशंस सुधर सकते हैं। और दूसरी बात ये बता दी, पाकिस्तान ने भी बता दी सऊदी अरेबिया के साथ ना जाकर, कि ठीक है, पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट की उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के नाम पर आपकी सड़कों पर पुतले फूके जाएंगे, चप्पल मारी जाएंगी बेंजामिन नेतन्याहू के फोटो के ऊपर, और 2-4 शोर शराबा होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ करेगा। हाँ, क्योंकि एक क्या नाम है, बड़ा जज्बे वाली कौम है, तो वो नारे जज्बे से लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो ना तो इसराइल को आपसे खतरा, ना पाकिस्तान ईरान को खतरा। सऊदी अरेबिया आपसे दूर हट चुका है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से मुझे बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यही रीजन है, क्योंकि निकले तो आप टर्की की गोद में जाके बैठे या टर्की से बातचीत करी, टर्की भी इतना कुछ खास निकला नहीं। और अब उसने इस बार तो उसने भी आपको कश्मीर के मामले में धोखा दे दिया, और क्योंकि टर्की ने भी कश्मीर के मामले में धोखा दे दिया और आपको कुछ बेनिफिट्स मिले नहीं, टर्की के पास पैसे खुद नहीं है, तो अब आप लगभग लगभग पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की किसी भी पावर के कांटेक्ट में नहीं। अब दूसरी बात इंडिया की आती, इंडिया के ऊपर अभी मैं आऊंगा। अब मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाई हो भी जाती, चलो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडिया के ऊपर अगर देखेंगे, इंडिया यहां बड़ा, जिसे कहते हैं कि दोनों तरफ तलवारें हैं। इंडिया को चाइना से काउंटर करने के लिए, इकोनॉमिक पैटर्न पे भी या इकोनॉमिक मैनर में भी, चाइना से काउंटर करने के लिए इंडिया को ईरान भी चाहिए और इंडिया को इजराइल भी चाहिए। अब इंडिया, पाकिस्तान कहता था ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, लेकिन इंडिया को वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कंप्लीट करना जरूरी है। अब इंडिया को सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस आप देखते हैं तो IMEC, मेरा मानना है जिसकी वजह से या जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ, यानी मुंबई से जो पूरा एक ट्रेड रूट निकलेगा, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन,
और इजराइल तक होते हैं, हैफा पोर्ट तक। ये पूरा जो है ये इंडिया के बहुत फायदे का है और यहाँ ट्रेड अल्टीमेट लेवल पर होगा। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इंडिया को ईरान की भी जरूरत है। इंडिया जो है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, या नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है जो है, जो चाबहार पोर्ट से निकलता है, याद सॉरी जो कौन चाबहार पोर्ट से जो निकलता है, एक तो ग्वादर है और एक चाबहार है। तो चाबहार पोर्ट से जो निकलता है वो जायदान होते हुए जिस तरीके से बाकू, बाकू के अलावा आर्मेनिया, आर्मेनिया से जॉर्जिया और बाकू से रशिया, ये सब जगह होते हुए रशिया पोलैंड तक पहुंचता है, मॉस्को तक पहुंचता है। इंडिया को ईरान की यहां पर भी जरूरत है, इंडिया को ईरान की अफगानिस्तान में जरूरत है, इंडिया को ईरान की सेंट्रल एशिया में जरूरत है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इजराइल और ईरान दोनों भिड़ गए। पाकिस्तान तो उस पॉलिटिक्स से बाहर निकल गया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में फंसी हुई। डोनेशन अमेरिका से मिल जाती है और चाइना से मिल जाती है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। बाकी पाकिस्तान अपने ही इंटरेस्ट में उलझा हुआ, अपने कामों में उलझा हुआ। लेकिन अगर आप देखते हैं इंडिया को दोनों में से किसी एक को इस टाइम चूज करना बड़ा मुश्किल है। अब यही एक बड़ा रीजन है इंडिया में कि आप देखेंगे बोल तो रहे हैं, नेतन्याहू को फोन भी कर रहे हैं, लेकिन चुप है। और क्योंकि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और ईरान जो है इंडिया के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, इसलिए इस बार आपने देखा होगा पाकिस्तान को कश्मीर मामले में ईरान से साथ मिला था। जो खामेनेई है वो ये कहते हैं कि कश्मीर को गाजा बना दिया है। वो इसलिए नहीं कि सच में कश्मीर को गाजा बना दिया है। कल भी 70% वोटिंग हुई है। 70% वोटिंग का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और कोई रिग्ड वोटिंग या कहीं पर गोलीबारी या तोड़ तोड़ शोर शराबे की कोई खबर नहीं आई। वोटिंग भर भर के हुई, भर भर के वोटिंग। अब प्रॉब्लम यहां पर यह समझिए कि उसने गाजा क्यों कहा। वो गाजा इसलिए कहा क्योंकि उसे कश्मीर मामले में बोल के एक तो पाकिस्तान का साथ चाहिए था, और इंडिया पाकिस्तान का साथ मिले ना मिले, इंडिया को धमकी देनी थी कि अगर तू मेरा साथ नहीं देगा, इजराइल के साथ खड़ा होगा तो कश्मीर में गालियां बकूंगा। इसके अलावा इंडिया का वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया को तो बल्कि फायदा है कि इस पूरे एरिया से, इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा यह है, इस पूरे एरिया से सोचकर देखिए, इमेजिन करके, हमास, हिजबुल्ला, सीरिया और इराक से जितने में से भी है, ये सब जगह से जितनी भी टेररिस्ट रजीम से खत्म हो जाती है, और सब जगह से रेडिकल फोर्सेस या तो कमजोर होती हैं, भाग जाती हैं, और इंडिया का ट्रेड शुरू हो जाता है। तो आप सोचकर देखिए, यूपी के अंदर जो बहुत लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का, डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर गुजरात तक का जो पूरा ट्रेड रूट जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भर भर के हो रहा है, वो जिस टाइम चलने लग जाएगा तो उसका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडिया को कितना फायदा हो। और साथ में अगर ये खामेनेई रजीम जो एंटी अमेरिका मान जाते हैं और अमेरिका की इससे नहीं बनती, ये टॉपल डाउन हो जाती है, मतलब उखाड़ के इसे फेंक देते हैं और उसकी जगह दूसरी कोई रजीम, मतलब दूसरी प्रो अमेरिकन रजीम आ जाती है, तो इंडिया को कितना कंफर्टेबल होगा, इंडिया के ट्रेड को कितना बेनिफिट होगा, और पूरा इलाका कितना शांत हो जाएगा। और पड़ोस में शांति अच्छी होती है। जी हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पड़ोस में शांति अच्छी होती है, लेकिन आप बिल्कुल ही हमें एकदम ही कॉर्नर कर दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हम अपनी बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इनरेलेवेंट है। आरजू इंपॉर्टेंस अपने आप में दिमाग में होती है, आप मानते चलिए, मैं मना नहीं कर रहा। अब दूसरे लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आप छीन के थोड़ा ना लेंगे कि 5 किलो इंपॉर्टेंस दे वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, हम छीन के भी लेते हैं, आप हमें नहीं जानते। लेकिन रोहित, आप क्या कहेंगे? हमें लगता है कि छीन कर नहीं ली जा सकती। हाँ, आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मना थोड़ा ना कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान में बलोचों से पूछिए, टीटीसीपी से पूछिए, सिंधियों से पूछिए, अफगानियों से पूछिए, ठीक है। अब सोचकर देखिए, 28 बार आपके प्राइम मिनिस्टर नाम लेते हैं इंडिया का, और इंडिया के जो विदेश मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो लेते भी नहीं, विदेश मंत्री एक बार कहते हैं कि ठीक है यार, तेरा नाम ले लेते हैं, खुश रहे, तू भी इंपॉर्टेंट बन जा। तो इतनी इंपॉर्टेंस तो है ना, मना थोड़ा ना कर रही। सर, इतने हैवी है हम कि हमारा एक बार ही नाम जो है ना वो ही काफी है। आप लोगों के लिए हमें 28 बार नाम लेना पड़ता है, तब किसी को समझ आती है आपकी बात हो रही है। हमारा एक ही बार नाम काफी है, पाकिस्तान, बस हो गया। रोहित, घुंघरू ज्यादा बजते हैं, और हथौड़े की मार एक में निमट लेती है, शोर नहीं करती, वो लगती है। हथौड़ी की मार शोर नहीं करती, वो बढ़िया सी लगती है,
और घुंघरू तो छन 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 जितनी मर्जी बार 28 के 28,000 बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बड़ा ये भी सर एक्सपीरियंस है देखते हैं, आपको घुंघरुओं लेकिन का। रोहित क्या कहेंगे आप कि जैसे हम बात कर रहे हैं ईरान और उसकी इसराइल की, तो आपको लगता है कि भारत भी तो दो कश्ती का सवार हो जाएगा ना, कि एक तरफ इसराइल के साथ भी टर्म्स रखने हैं, ईरान के साथ भी नहीं बिगाड़नी है क्योंकि चाबार पोर्ट भी है और दूसरे काम भी है, तो कैसे चलेगा भारत फिर? नहीं, अभी तक तो चल ही रहा है। हम तो पिछले नहीं, अब तो टेंशन तकरीबन ज्यादा 10 बढ़ साल गई से। है ना, अब तो झगड़ा शुरू हो गया बाकायदा। अरे रशिया और अमेरिका वाली टेंशन तो नहीं होगी ना दोनों के बीच में। रशिया और अमेरिका तो सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन पे, जब हम उन दोनों से बना के बैठे हैं तो ये क्या चीज है। देखिए एक चीज समझिए, हम लोग इस चीज के मास्टर हैं। हम लोगों ने 1945 से लेके 1990 तक हम लोगों ने यही काम किया था। हम नॉन अलाइंड में घुस के दोनों साइड से अच्छे रिश्ते रख रहे थे। हालांकि बोला जाता था कि हम उसके करीबी हैं सोवियत यूनियन के, लेकिन हम लोगों ने अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते रखे ही थे। अमेरिका से हमें एड्स मिली, हमें बहुत हेल्प मिली। हालांकि हम एकदम अमेरिका के पाले में नहीं थे, लेकिन नॉन अलाइंड थे। हम कोई ऐसा नहीं था कि सोवियत ब्लॉक में थे, या हम अमेरिकन ब्लॉक में भी नहीं थे। तो हम इंडिया इंडिया एक इमर्जिंग पावर है। इंडिया एक जैसे बोलते हैं ना, अब इस यूनिपोलर वर्ल्ड तो खत्म हो चुकी है। यूनिपोलर वर्ल्ड 1990 से शुरू हुई थी और इस सेंचुरी के स्टार्टिंग में 2005 तक या 2010 आते आते तक यूनिपोलर वर्ल्ड वाज ओवर। एक और पोल आ गया था चाइना नाम का। अब वो चाइना के भी बहुत सारे साथी थे, पाकिस्तान तो है ही है, आप नॉर्थ कोरिया भी देख पा रही हो, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पोल पे भी उसके सपोर्ट में थे। एक तीसरा पोल खड़ा करना पूरी वर्ल्ड की मजबूरी बन गया, जो कि इन दोनों पोल्स को कनेक्ट कर पाए। तो वो इंडिया अपने आप ग्लोबल साउथ के साथ इंडिया भी उभर रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज समझिए कि नंबर वन की पोजीशन खतरे में, और नंबर वन की पोजीशन जब भी खतरे में आती है तो एक वॉर होती है। वो वॉर रोकने के ही काम हमेशा, जैसे बोलते हैं ना सुपर पावर वल्नरेबिलिटी, हमेशा सुपर पावर हमेशा वल्नरेबल रहती है। उस वॉर रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो इंडिया ही कर सकता है। इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जो कि रशिया भी जा रहा है और जेलेंस्की से भी मिल रहा है और अमेरिका भी जा रहा है, तीनों से कर रहा है बातचीत। अब वो वॉर खत्म नहीं हो रही, वो वॉर खत्म नहीं हो रही, इसलिए नई वॉर्स आ रही हैं वर्ल्ड में कि एक जगह एक सुपर पावर फंसी हुई है, चल दूसरे को भी फंसाते हैं, अब दूसरे के भी रिसोर्सेज लगेंगे। वी आर गोइंग इनटू द सेम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहां पर हम अब ये देखेंगे कि एक्सट्रीम वॉर जैसे हमने देखी थी कि एक जमाने में अफ्रीका के कॉन्गो में, अफ्रीका के नाइजीरिया में, कॉन्गो से पेट्रोस लुमुम्बा को हटा दिया जाता है अमेरिका अपनी, और एबियोला चीफ और जनरल अब्दुल सलाम अबू बकर आ जाते हैं। ये सारी जो वॉर्स हुई थी, तख्ता पलट आफ्टर तख्ता पलट, या हम चलो मोनरो डॉक्ट्रिन ने पूरा अमेरिका तो यूएसए के हाथ पे डाल दिया, मान लिया। अफ्रीका, एशिया, एशिया में भी छोटी छोटी वॉर, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे वो कोरिया वॉर हो, दबदबे की वॉर्स, ये वॉर्स चल रही हैं इस समय भी। ये इजराइल और फिलिस्तीन हमने यहां पे भी देखी थी। हमने वो जमाने देखे थे जब एक एक प्लेन मिग, अमेरिका को पता नहीं था कि मिग में क्या है, मिग कैसा प्लेन है। उनकी इंटेलिजेंस ने काम किया और उनकी इंटेलिजेंस ने मिग का एक पायलट पटाया इराक का। वो पायलट के फैमिली पहले बाहर निकली कंट्री से, उसके बाद एक दिन पायलट मिग उड़ाता हुआ सीधे लैंड किया इसराइल, और इसराइल ने उस मिग को पैक किया और अमेरिका भेज दिया। तो ये अब हम उस जमाने में आ चुके हैं और ये चीजें आपको दिखेंगी। और वॉर्स अब होंगी। 70 साल हम लोगों ने बहुत बढ़िया पीस देखी, कोई बहुत बड़ी वॉर्स नहीं देखी, बट नाउ विल बी एबल टू सी वॉर्स। और ये आग, ये लपटें आएंगी, और हो सकता है हमारा हमारा बड़े सगीर जिसे बोलते हैं आप, हमारा कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी फंसे उसमें। अच्छा, लेकिन आप बोले एक चीज और यहाँ ऐड करूंगी रोहित। शो से पहले मैं और आप बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि बार बार छेड़ा इजराइल ने ईरान को, कभी कुछ अटैक, कभी उसका हेड मार दिया हमास का, तो कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, तो उसने पलट के फिर वार किया है। वो भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ईरान जो है,
ईरान पहले दिन से नापाक मंसूबे लेके बैठा है। वो एक न्यूक्लियर फैक्ट्री बनाना चाहता है, और ये शिया न्यूक्लियर वेपन ना तो पाकिस्तान को पसंद है, ना सऊदी अरेबिया को पसंद है, ना अमेरिका को पसंद है, ना इसराइल को पसंद है। उसके साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, मारा तो है ही उसका साइंटिस्ट, नो डाउट अबाउट इट, एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। तो ये शिया न्यूक्लियर वेपन, अच्छा ईरान ने क्या अमेरिका के साथ सही किया था? उसकी एम्बेसी में घुस के उसके आदमी उठा लिए थे और वो 1000 दिन तक अपने पास बंधक बना के रखे थे। ये वॉर तो तब से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। ईरान हैज बीन एन एडवर्सरी, लेकिन ईरान इज एन एडवर्सरी द रीजन बीइंग कि सऊदी अरेबिया को वो पसंद नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, जो न्यूक्लियर वेपन कहीं से प्रोलिफरेट होके गया हो, कैसे भी गया हो, ईरान पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन। ऐसी हमारे पास खबरें आ रही हैं, हालांकि ये खबरें ज्यादातर जो होती है फैब्रिकेटेड होती हैं, और इसमें फिर हमें वही मिलता है जो कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ बोला गया था कि बहुत सारे केमिकल वेपन से और एक केमिकल वेपन नहीं निकला, न्यूक्लियर वेपन से और कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं निकला। वो जो फेक फैब्रिकेटेड न्यूज वेस्टर्न मीडिया की आती है, हो सकता है ये वो भी हो। लेकिन हमने ये देखा है कि ईरान के पीछे खड़े कौन कौन है? चाइना, रशिया। जब पूरा वेस्ट और नेटो यूक्रेन वॉर 3 साल से नहीं खत्म होने लगी, हरिमोहन जी मेरे साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए जिस दिन वॉर शुरू हुई थी इनका असेसमेंट क्या था। मेरा असेसमेंट था कि 3 दिन में हार जाएगा यूक्रेन। 3 साल हो गए, आज तक हारा नहीं है, क्योंकि पूरा नेटो और पूरा वेस्ट उसके साथ खड़ा है, और उसको जितने वेपन्स खत्म होते हैं उससे डबल वेपन सप्लाई हो जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना प्लेन नहीं लैंड करा पाए यूक्रेन में, पोलैंड में लैंड हुआ, उसके बाद ट्रेन पकड़ के गए 8 घंटे की जर्नी से। क्योंकि डर था। मगर तो उसकी वैसी रीजन एक तो वॉर में फंसाना चाहते हैं अमेरिका को चाइना और रशिया, वैसी एक वॉर में फंसाना चाहते हैं, बी इट इजराइल और ईरान, या वो हिजबुल्लाह ईरान, या गल्फ की कोई भी वॉर। लेकिन हरिमोहन जी, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये वॉर जो चलती चली जा रही है और बल्कि फैलती चली जा रही है, वो अमेरिका चाहता है, क्योंकि वो अपने हथियार बेच रहा है, उसका फायदा है, बाकी तो सबका नुकसान है। हर तरफ से अगर एक दूसरे पर अटैक करेंगे, लोग मारे जा रहे हैं और सब कुछ नुकसान हो रहा है, सिवाय अमेरिका के सिर्फ अमेरिका को फायदा है। देखिए एक्चुअली आरजू जी, इसे आप इस तरीके से देखिए, ठीक है, अमेरिका का जो नेचर ऑफ वॉर होता है ना, कभी भी कि किसी भी वॉर को आगे प्रमोट करना, वो एक लिमिटेड वॉर हमेशा आगे बढ़ाता है। वो बहुत सारे फुल फ्लेजेड वॉर्स को नहीं बढ़ाता। वो डर के बाद हथियार बेचता है, और वो जानता है कि अगर हथियारों का डर, मतलब लड़ाई का डर जो होगा, वो ज्यादा हथियार बिकवाएगा। अगर लड़ाई शुरू हो गई तो हथियार कम बिकेंगे, और अगर लड़ाई जो है वो जिसे कहते हैं कि सबने लड़ना शुरू कर दिया, तो क्या अमेरिका इतने हथियार सप्लाई कर पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मान लिया अभी बोइंग वगैरह है, उसके पास 1 साल के अंदर 100 फाइटर जेट्स बनाने की कैपेसिटी, मैं नहीं मानता कि इतनी होगी, चलो फिर भी है। क्योंकि आप देखेंगे अगर मान लिया फाइटर जेट्स आते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2, 4, 6 साल में 5 आएंगे, साल में 10 आएंगे, साल में 20 आएंगे, ऐसे आएंगे। तो एकदम से अगर उसके पास 100 फाइटर जेट्स की जगह 500 फाइटर जेट्स की एक डिमांड आ जाएगी, तो पैसे तो मिलेंगे, लेकिन क्या सप्लाई कर पाएगा? और जब तक वो सप्लाई करेगा तब तक क्या उसे वो वॉर सस्टेन कर पाएगा? एक बात। दूसरी बात, वही चीज आप मिसाइल्स की फॉर्म में देख लीजिए, हर चीज की। लेकिन एक चीज और होती है जो हम नहीं समझ पा रहे, कि इन जनरल मैनर में हम कहते हैं कि अमेरिका को वॉर का बहुत ज्यादा फायदा है, और बहुत ज्यादा फायदा होने की वजह से अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में लड़ाई हो। इसे ऐसे देखिए कि अगर सिर्फ वॉर है और सिर्फ वॉर इकोनॉमी डेवलप हो रही, तो उस सिचुएशन के अंदर बाकी सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। और जब सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या अमेरिका खुश रह पाएगा? क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या सिर्फ एक ही इकोनॉमी है भाई, बहुत सारी दूसरी इकोनॉमीज भी तो है ना। और माने या ना माने, वॉर टाइम के अंदर टैक्सेस बढ़ते हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, सारी प्रोडक्शन लाइन एक जगह जा रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अगर आप इसे देखेंगे, तो दबाव बाकी सेक्टर्स के ऊपर जब होता है, तो वहां मचता है। और यही रीजन है, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली एंटी वॉर सेंटिमेंट्स के ऊपर वोट देती है। तभी कोई भी राष्ट्रपति अगर आता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि कैसे भी करके इस वॉर को खत्म कर दे, ताकि उसको वोट्स मिले। जो बाइडेन के लिए
ये वॉर एक सरदर्दी बनी हुई है, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म नहीं कर पाता जो बाइडन, तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा कि वोट्स जो होंगे उसको नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रंप बार बार कह रहा है मैं दोबारा दुनिया में शांति लेके आऊंगा, पीस लेके आऊंगा, मैं लड़ाई खत्म करूं। वो लड़ाई खत्म करने के पीछे का रीजन ही ये है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वोट्स चाहता है। अब दूसरी बात, तो इस बार अभी देखिए यूक्रेन में जो वॉर हुआ था ना, उससे शुरू में अमेरिका को बेनिफिट्स हुए। क्या बेनिफिट्स थे कि पोलैंड ने अपने मिग जो फाइटर जेट्स थे वो उठा के यूक्रेन को दे दिए, और पोलैंड ने अमेरिका को नए वेपन्स का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका को वो ऑर्डर मिल गया, अमेरिका खुश हो। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तीनों से ऑर्डर्स मिल गए, अमेरिका खुश हो। कुछ ऑर्डर्स जर्मनी से मिले, स्पेंडिंग बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। ओके, आपको क्या लगता है कि उस वॉर स्पेंडिंग की वजह से यूरोपियन इकोनॉमीज कोलैप्स करने की सिचुएशन में नहीं है? उस वॉर इकोनॉमी के जो खर्च या इस यूक्रेन वॉर की वजह से जिस तरीके से यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और एकदम से लगातार यूरोप के अंदर राइट विंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और एकदम से वो लोग खड़े हो गए हैं जो अमेरिका के ओबीडिएंट कभी भी नहीं थे। चाहे नीदरलैंड में ग्रेट विल्डर्स हो गया, चाहे ऑस्ट्रिया के अंदर हो गया, चाहे जर्मनी में हो गया, इवन फ्रांस में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर राइट विंगर्स हैं। इवन अगर जॉर्जिया मेलोनी को देख लो तो वो यस सर वाली लेडी थोड़ा ना है इटली के अंदर। इवन अगर आप इसमें देखोगे ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन में आपको लेफ्ट विंग भले ही नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेफ्ट विंग भी एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स लेके घूम रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका कौन सी कॉस्ट ज्यादा देर तक बियर करेगा, ये समझ लीजिए। दूसरी बात, बड़ा वॉर जो होगा वो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को खत्म कर देगा, और जिस दिन अमेरिका को फेस टू फेस वॉर के अंदर एंटर करना पड़ेगा, उस दिन समझ लीजिए अमेरिका और बुरी सिचुएशन में फंसेगा। जैसे ईरान ने आज क्या किया, कल के 200 मिसाइलें उठा के इजराइल के ऊपर मारी। 200 मिसाइलें मारी, एक मिसाइल तो मोसाद के सामने जाके, मोसाद के हेडक्वार्टर के सामने गिरी है, और 150 मतलब 100 फुट और 50 फुट के करीब का एक डायमेंशन बताई जा रही है। इतना बड़ा खड्डा हो गया, इसका मतलब ईरान की मिसाइलें पहुंचेंगी, और ईरान की मिसाइलें अगर पहुंचेंगी, इजराइल का डैमेज होगा। और ईरान अगर ये ज्यादा बड़े नंबर में मिसाइलें मारना शुरू करेगा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इजराइल बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा। अब इसे दूसरे फॉर्म में, अगर ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होता है, तो इजराइल को ना चाहते हुए भी ग्राउंड ऑपरेशंस में उतरना पड़ेगा, जैसे कि साउदर्न लेबनान के अंदर उतरा है। और जैसे ही सदर्न लेबनान के अंदर उतरा है, एक ट्रैप के अंदर अमेरिका इजराइल फंसता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका नेक्स्ट लेवल होगा कि इजराइल उसके बाद सीरिया और ईरान के अंदर, इराक के अंदर घुसेगा, क्योंकि इराक की तरफ से भी मिसाइल इजराइल के ऊपर मारी गई। तो सीरिया जिस दिन एंटर करता है और उसके बाद इराक एंटर करता है, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू द कर्स कहकर बुला रहा था, वो जो द कर्स है वो जैसे ही उखड़ के सामने आए, खड़ी होकर सामने आएगी। और पूरा इजराइल के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि पूरे इलाके में अपनी सेना लेके जाए और सबको जीतता चला जाए। और जब वॉर स्पिल ओवर होगा ना, और बड़े इलाके के अंदर लड़ना पड़ेगा, तो वहां तो ना चाहते हुए भी अमेरिका को कूदना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ग्राउंड के ऊपर लड़ने वाले लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता कि ये वाली बेवकूफी करेगा। तो इसलिए के चश्मे से देखेंगे तो मैं थोड़ा एग्री नहीं कर पा रहा। ये वॉर असलियत में जियोपॉलिटिकल वॉर है, बहुत बड़े लेवल पर ली जाने वाली वॉर है। रशिया को अमेरिका ने उलझा दिया, जैसे हमारे रोहित भैया ने कहा, अमेरिका रशिया को उलझाया तो रशिया भी अमेरिका को उलझाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस वॉर से बचे। क्यों? इजराइल के बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए, ढीली पड़ चुकी है। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं आपकी इसी बात को लेके मैं रोहित की तरफ चलूं, क्योंकि रोहित ने शायद एक शो में जाना है, रोहित ने मुझे बताया था। तो रोहित, लास्ट कमेंट में आपका ही लूंगी। आपने बात सुनी हरिमोहन जी की, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक तरह से पूरा नक्शा जैसे सामने रख दिया है कि क्या कुछ चल रहा है। आपको लगता है, आप उनकी बात से एग्री करेंगे कि वाकई में यही कुछ है, या आप कुछ और समझते हैं कि यहाँ कुछ और हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई शक नहीं कि ये बात समझिए कि ये दोनों पावर्स एक दूसरे को उलझाने में तो लगी हैं, और इसमें इनके अपने रिसोर्सेज भी चाह रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसमें होगा क्या? इस वॉर से होगा क्या? इस वॉर से ये होगा कि थर्ड वर्ल्ड और गरीब होगा,
थर्ड वर्ल्ड के रिसोर्सेस वॉर में जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड के रिसोर्सेस हथियार खरीदने में जाएंगे। और अगर आप अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड बना सकते हो, जिसके चांसेस ना तो मुझे इंडिया के दिख रहे अभी, और पाकिस्तान के तो आप भूल जाओ, 500-600 साल बाद बात करेंगे। तो ये दोनों कंट्रीज या हमारे और दूसरे कंट्रीज, आप जो बोल रही थी कि पाकिस्तान रेलिवेंट होगा और हम भी कहीं पे हम इग्नोर नहीं होंगे, पाकिस्तान रेलिवेंट होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर इंडिया को रोकना है तो हर कंट्री को पता है, मुझे और आपको पता है, तो क्या अमेरिका को नहीं पता कि इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है? चाइना खुद घुसना चाहेगा इस वॉर में। चाइना का इंडिया का एक वो है, चाइना और इंडिया की एक एग्रीमेंट है कि हमारे बॉर्डर पे हथियार नहीं जा सकते, गोली नहीं, बंदूक ही नहीं जा सकती, गोली तो बहुत दूर की चीज। और स्टार्टिंग में वो लोग जहां एंट्री करते थे वहां 10, 15, 20, 30 इकट्ठे आते थे। अब हम लोगों ने भी इतनी बटालियन लगा दी कि हम 50-60 होते हैं। तो वो लड़ाइयां लगभग खत्म होने शुरू हुई। वो एक जगह इंकर्शन करते हैं तो इंडिया दूसरी जगह कर लेता है। डोकलाम, आप ये समझिए कि डोकलाम इंडिया का एरिया था क्या? किसका एरिया था डोकलाम? जिसपे इंडिया एकदम अकड़ के चाइना से कॉलर पकड़ के उससे बात कर रहा था, और चाइना बैकफुट पे आया था डोकलाम पे। इंडिया का था ही नहीं वो एरिया, वो भूटान का था। और भूटान उसको क्लेम नहीं कर रहा था, इंडिया क्लेम कर रहा था बार बार के तू उसके एरिया में घुस गया। क्यों? क्योंकि इंडिया प्रेशर डाल रहा उस पर कि तू अब बात कर ले हमसे तमीज से, वरना हम तेरे को बताएंगे क्या करना है। आज भी स्टेटमेंट दिया गया है, ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत आए हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है। चाइना बार बार बोल रहा है इंडिया से बेटर रिलेशंस करो, इंडिया बोलता नहीं तुझसे नहीं करने, बाकी हम दुनिया से कर लेंगे। ये आप समझिए, हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट चाइना से, है ना? तो ये समझने वाली बात है ना, वी नीड इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जब हमें चाहिए हम तब लेंगे, और जैसे हमें चाहिए तब लेंगे। तो इट इज नॉट दैट कि इस अब आगे आने वाले टाइम में ये जो क्लैश ऑफ टाइटन्स है, इसमें एक और पावर जो राइज हो रही है, इंडिया वो अब अपनी पावर एक्सरसाइज करती दिख रही है। We have seen that in Sri Lanka, we have seen that in Maldives, we have seen that, और अब हम जल्दी आपको 3 महीने 6 महीने 6 महीने से ऊपर नहीं लगेंगे, हम तीनों फिर साथ बैठेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा यही बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस है, इंडिया की तारीफ करते दिखेंगे, 100% इंडिया की तारीफ करते दिखेंगे। और ये इंडिया में मोदी 4, यानी कि मोदी चौथी बार जो शपथ लेंगे तो ये बैठे होंगे मोदी की शपथ में, देख लेना आप। देख लेते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ऐसी लग रही है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है ईरान को और इजराइल को, और सब यही चाह रहे हैं कि ये वॉर जो है किसी तरीके से रुक जाए, लेकिन फिलहाल रुकने की बात कोई नहीं कर रहा, सब यही कह रहे हैं कि अभी ये चलती रहेगी फिलहाल। बहरहाल हम इस न्यूज़ के ऊपर नजर बना, इट्स लाइक एन ऑल आउट वॉर। हाँ, ऑल आउट, ये खत्म करके ये माचिस की तिल्ली में ये लोगों को ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मतलब ईरान का सफाया हो जाएगा, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ईरान एज अ सिविलाइजेशन तो खत्म नहीं होता, ईरान की जो खामेनेई गवर्नमेंट है वो खत्म हो, और वहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट बैठेगी, बस इतना। आपने अगर नेतन्याहू की स्पीच देखी हो तो उसने ईरान नहीं बोला, उसने पर्शिया बोला है। पर्शिया बोला है। इसका दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है? बहुत डिफरेंस है। ईरान जो है वो इस्लामिक आइडेंटिटी है, आर्यन आइडेंटिटी है, और पर्शिया जो है यूरोपियन आइडेंटिटी है, और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। यस, सही। और पाकिस्तान को वो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप उधार की आइडेंटिटी हम कंफ्यूज हैं। हाँ, हम उसमें कंफ्यूज हैं, आप सही कह रहे हैं। हम कभी अरबिक को जाते हैं और कभी यहाँ से, आप कभी अपने आप को टर्की से जोड़ते हैं, कभी पाकिस्तान से जोड़ते हैं, इंडिया से डर के भागते हुए। एक बार अपने आप को कह के देखोगे तो आपको भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और लड़ाई खत्म हो जाएगी, और सिविलाइजेशन कहते हैं वो समझ में आएगी। और ये जो आपके गाजी और गजनी जो मिसाइल है ना, इसका एक का नाम राम कुमार, एक का नाम श्याम कुमार होगा। ऐसा ना एक का नाम वो जो भी आए ना, वो क्या जाकिर नाइक आए, उनके नाम पे नाइक मिसाइल रख दे हम लोग, कोई भरोसा नहीं है। वो 1 मंथ के लिए यहाँ पर है, वो जाते जाते एक मिसाइल अपने नाम करा जाए। बहरहाल हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।